नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कल से पटना में हूँ। बिहार आया हूँ क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है, मतदाताओं की नई लिस्ट बना रहा है और उस पर बवाल और विवाद है। आज विपक्ष का प्रदर्शन भी था और जब मैं पटना में था तभी पता चला कि फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, जो हैदराबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे 10 साल तक, वो अब पटना में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो मुझे लगा कि जरा इनसे मुलाकात भी की जाए और इस चुनाव आयोग के इस फैसले की संवैधानिक समीक्षा की जाए और मैं भी समझूं, दर्शक के तौर पर आप भी समझें, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं जो दायर की गई थी उसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा, वक्त देगा, या सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव आयोग की के इस फैसले पर विराम लगा सकता है, टेम्पररी स्टे दे सकता है? क्या हो सकता है? इससे जुड़े सवाल हैं। इसके अलावा जो याचिका करता है पिटिशनर, जिसमें महुआ मोइत्रा हैं टीएमसी सांसद, जिसमें आरजेडी सांसद मनोज झा हैं, जिसमें योगेंद्र यादव हैं, जिसमें प्रशांत भूषण है, एडीआर हैं, इन सब की तरफ से अलग अलग जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें कहा गया है कि चुनाव आयोग का ये फैसला, ये विशेष गहन पुनरीक्षण जो है मतदाताओं की लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें वो तमाम कार्ड, आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक को खारिज करके 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, उनका मकसद, उनका इंटेंशन बिहार के लाखों वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करना है, उन्हें मताधिकार के अधिकार से वंचित करना है, उन्हें उनके मौलिक अधिकार से वंचित करना है, ये कहकर संवैधानिक अधिकार को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके क्या मायने हैं? क्या वाकई चुनाव आयोग का ये फैसला संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर है? उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कानूनी पहलू है। और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, मुझे पता चला कि भारत में जो इस तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके सबसे सीनियर मोस्ट वीसी हैं। 15 साल 14 साल से आप वाइस चांसलर रहे, पहले उड़ीसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फिर हैदराबाद और अब यहाँ पटना में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। जी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और अब यहाँ पटना में। तो मैं पहला सवाल सिर्फ ये समझना चाहूँगा, जैसे आज भी चुनाव आयोग की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर भारत का संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 326 का हवाला देकर एक ट्वीट किया गया है, ये बताने के लिए, क्योंकि उन पर आरोप यही लग रहा है कि आप आर्टिकल 326, आर्टिकल 324, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, इन सब का आप 14, 21, इन सब का वायलेट कर रहे हैं, यही आरोप उन पर लगे। तो जरा इसको समझाइए कि एक संवैधानिक संस्था जो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके कह रही है कि हमने इसलिए ये वोटर लिस्ट बनाने के लिए पुनरीक्षण का काम किया है, और दूसरा उसी पर आरोप, तो उसको जरा अगर हम समझें आपके नज़र। जी अजीत भाई, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के वीडियोस ज़माने से देखते रहे हैं, पहली बार हमारी आज मुलाकात हुई। दरअसल क्या है कि मैं संविधान पढ़ाता हूँ और संविधान में चुनाव बहुत अहम है, और भारत के संविधान ने चुनावों के सिलसिले में उसके पूरे सुपरविजन और सुपरिंटेंडेंस की पावर्स चुनाव आयोग को दी है। और चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट रहने के लिए पूरी स्वायत्तता संविधान ने दी है। हमारी अदालतों ने चुनावों के मामलों में हस्तक्षेप करने में बहुत संकोच दिखाया है, और संविधान में भी हमने लिखा कि डिलिमिटेशन का मामला है कि इसमें जो फैसला चुनाव आयोग करेगा उसे किसी भी ग्राउंड पे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर किसी चुनाव के विरुद्ध किसी को जाना है कोर्ट में तो वो सिर्फ चुनाव याचिका से ही आ सकता है। अब दूसरी तरफ संविधान का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है कि चाहे आप भारत के राष्ट्रपति हों, या आप सुप्रीम कोर्ट हों, या सांसद हो, या स्वयं पूरी पार्लियामेंट हो, यानी अगर सारे पार्लियामेंट के सदस्य यूनानिमसली एक मत से भी कोई कानून पास करें, वो कानून भी अगर संविधान की जो मर्यादाएं हैं और लोगों के मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन करती होंगी तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज उसको निरस्त कर देंगे। अब यहाँ ये है कि जो समानता का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 14 के तहत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें एक राइट और है
एक तो राइट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और उनका एक तीसरा राइट इसमें यह है कि किसी भी संस्था को, सरकार की, चाहे वो संवैधानिक हो, मनमानी करने का अधिकार नहीं है। तो चुनाव आयोग को इस तरह का एक स्पेशल ड्राइव चलाने का अधिकार है, लेकिन क्या वो मनमाने तरीके से कर रहे हैं, ये वो प्रश्न है। मुझे कोई ये बहुत अच्छा नहीं लगता कि एक ही मुद्दे पे बहुत सी पेटिशंस फाइल हों। मैंने सीएए के समय भी ये बात कही थी और 370 के समय में भी की थी, लेकिन देश के नागरिकों का अधिकार है, अगर उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 150 पेटिशंस हो जाती हैं। तो एक होल्ड लगी हुई है वक्फ के सिलसिले में भी आपने देखा, इतनी ज्यादा पेटिशंस की जरूरत नहीं है। एक भी अगर पेटिशन अच्छी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी है। तो अब जैसे हम कहते हैं कि हर चीज का एक समय होता है, कि यहाँ जो समय था शायद वो सही नहीं था, और चुनाव आयोग को जितना सामने आकर लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अल्टीमेटली किसी को भी ये हक नहीं है कि वो बिना रीजन बताए कोई भी चीज जो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है उसे संविधान अच्छी तरह नहीं देखता। तो उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई ये मजबूरी है जिसके तहत हम अचानक ये कर रहे हैं। वो कहीं जनता के सामने नहीं आई। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को जितना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सामने आना चाहिए था वो नहीं आए। अब ये है कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारी डिग्निटी कंप्रोमाइज हो रही है। ये अनुच्छेद 21 है जो हमारा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, उसकी व्यापक व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि साहब हर व्यक्ति को ये अधिकार है टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, कि किसी से कहा जाए कि अपनी नागरिकता साबित करो, अचानक ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो वो कहीं ना कहीं उसके उस राइट का भी वायलेशन हो रहा है। चुनाव आयोग को अगर ये काम करना था, वो अगर जनवरी में शुरू कर देते या जैसे ही लोकसभा के चुनाव पूरे हुए थे उस समय शुरू कर देते तो बेहतर होता। अब उसमें लीगल मसला ये हो रहा है कि जिन प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन प्रावधानों में ये लिखा है कि किसी विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप स्पेशल रूल्स बना सकते हैं। ओके। पूरे राज्य में आपको वो करने का अधिकार नहीं। हाँ, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि पूरे राज्य में एसआईआर करने का आपको अधिकार नहीं है। तो अगर हमें ये लगता है कि इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वही आर्गुमेंट मान लें कि साहब विदेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए या रोहिंग्या आ गए। वैसे आपको मालूम है कि हम आसाम में एनआरसी कर चुके हैं और एनआरसी आसाम में भी कितना समय लगा, उसके बाद भी टोटल 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर रहे और उसमें से भी कोई 12-13 लाख हमारे अपने नॉन मुस्लिम्स थे। तो आपने एनआरसी के बाद भी एक को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं दिया। आपके पास है अजीत भाई नागरिकता का कोई? मेरे पास भी नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप मेरे पास भी नहीं है। तो भारत जैसे बड़े देश में जहां हमने नागरिकता का प्रमाण पत्र किसी को दिया ही नहीं है, वहां लोगों का इलेक्टोरल रोल में शामिल होना, जिसने शामिल किया वो अपने आप में नागरिकता का प्रमाण है। अब केसेस तो इस तरह के हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर आपके पास पासपोर्ट भी है तो जरूरी नहीं है कि आप नागरिक हो, क्योंकि कोई फर्जी पासपोर्ट भी बनवा सकता है। आधार में लिखा हुआ ही है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और ये रेजिडेंस का प्रमाण पत्र है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की आपने लिस्ट दी, क्या वो मनमानी है? क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स आधार के बिना पर आप बनवाते हैं जो उसमें दिए हुए हैं। जैसे अभी 9 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हो गए, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, हाँ, उसके लिए आधार आप देते हैं। तो आधार के आधार पर जो सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा बन के, वो आपके लिए वैलिड है, और वो जिसके आधार पर बनेगा वो निराधार हो गया। ये वो चीज है जो मैंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या ये आर्बिट्रेरी है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज आधार के लिए देखिए कि एक तो आधार बनने में ही कितना समस्या हुई। पहले उस पर कानून नहीं था, फिर एक कानून बना, फिर उसको भी चुनौती दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके कई प्रावधानों को डाइल्यूट किया, बैंकों ने तब भी नहीं माना। जितने भी डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं उसमें आधार अकेला डॉक्यूमेंट है जिसमें बायोमेट्रिक्स तक ली जा रही है।
तो वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए आपके पास लोगों की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, उसको ना इस्तेमाल करें हम, और हम ये कहें कि आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाओ। बिहार जैसी जगह पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, लोग प्रॉपर्टी लाओ, कितने लोग यहाँ प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा लगता भाई है आप कहते हो पासपोर्ट, तो बिहार में पासपोर्ट 2% लोगों के पास है, 2.4। आप जो जिस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट 1/6 बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट है, 2000 के पहले का तो है ही नहीं। और जाति में 16%, जाति में 16%। अच्छा, उसमें भी SC ST OBC में जरा परसेंटेज हाई है। हाँ। अपर कास्ट वाले को जिसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, वो उसमें बनाया नहीं। और SC ST में वो है जिनको आवेदन नौकरी का करना है, उन्होंने सरकारी नौकरी, अब बाकी के पास नहीं है। नहीं, हमें ये लग रहा है कि उसके बाद सरकारी नौकरी, आपने कहा नौकरी पेंशन, ये तो भाई उसका 1.7 या 1.6% लोग सरकारी नौकरी में है, 20-22 लाख पूरी आबादी में। तो आपने जो पैरामीटर बना दिए, वो पैरामीटर के आधार पर तो 1.5-2 करोड़ लोग ये हो जाएंगे। 1.5 करोड़ नहीं, अगर एक भी व्यक्ति, ये तो खुद उन्होंने अपने उसमें कहा कहा है कि कोई अगर एक भी छूट गया, हाँ। तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज हमारी गलत है। मैं उधर आपको लाना चाह रहा हूं अजीत भाई, कि आप सोचिए क्या हम 1935 वाले अधिनियम पे जा रहे हैं, जिस अधिनियम में वोट देने का अधिकार उसको था जिसकी प्रॉपर्टी हो, जो इनकम टैक्स पेई हो, या जो पढ़ा लिखा हो। जो भारत के संविधान निर्माताओं ने फैसला लिया, उसमें सबसे डेयरिंग फैसला और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये था कि अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, के जो भी 21 साल का है उसको वोट देने का अधिकार होगा। ये इतना बड़ा फैसला था कि आप ये सोचिए कि कई और देश तब तक ये फैसला नहीं कर पाए थे। और हमने ये बात 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी में भी कही थी कि ये होगा भारत। अब हम जब उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपने नौकरी की होगी तो डॉक्यूमेंट होगा, आप पढ़े लिखे होंगे तो डॉक्यूमेंट होगा, आपकी प्रॉपर्टी होगी तो डॉक्यूमेंट होगा, तो हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को अप्रत्यक्ष रूप से सीमित कर रहे हैं, जो संविधान की जो एक पूरी स्पिरिट और रूह है उसके विरुद्ध जा रहा है वो प्रिंसिपल। हमें फैसिलिटेट करना चाहिए कि ज्यादातर लोग आ जाएं, और जो आपके रोल में आ गया, तो आपने तो जिस वक्त उसे इंक्लूड किया था तो कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा। तो एक प्रिजम्पशन ये होनी चाहिए, कानून का प्रिंसिपल भी है कि जैसे ये मेरा फोन है तो आप कहें नहीं ये मेरा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। तो प्रिजम्पशन ये होनी चाहिए कि जिसका नाम भी वोटर लिस्ट में आ गया, किसी भी वोटर लिस्ट में, वो भारत का नागरिक है। और जो ये कह रहा है कि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो सबूत लाए और कहे कि हम इस बिना पर कह रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन को 1950 का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें ये अधिकार दिया गया कि जिसका चाहे नाम हटा दें, लेकिन नाम हटाने से पहले नोटिस देंगे, आसानी से नहीं हटाएंगे। और जब आप आसानी से नहीं हटाएंगे तो आपको पूरी प्रोसेस उसमें करनी है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल देना है, ये करना है। हमारे पास इस समय बहुत कम है। हम शायद सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं पुराने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, MS गिल का 1977 का फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा कि फेयरनेस आपको माननी पड़ेगी, नॉन आर्बिट्रेरीनेस से इलेक्शन कमीशन बाउंड है। इलेक्शन कमीशन को पावर है इलेक्शन सुपरवाइज करने की, सुपरिंटेंडेंस करने की, लेकिन मनमानी करने का अधिकार नहीं है। फिर जो दूसरा केस 1996-97 का बॉम्बे से जो चला, गुलाम हुसैन का, उसमें उन्होंने कह दिया कि सिटीजनशिप का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम का मुद्दा है, जिसमें अगर उन्हें किसी के ऊपर डाउट भी होगा तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी नागरिकता साबित करे। मुझे तो ये याद आता है अजीत भाई कि अंबेडकर ने ये लिखा कि सबसे ज़्यादा सरदर्द संविधान के अनुच्छेद 5 को बनाने में हुआ, और कई ड्राफ्ट बने और कई ड्राफ्ट नष्ट किए गए। असलियत ये थी कि कैसे तय करें। ये भी बात हुई कि क्या ये कह दें कि पूरे विश्व में जो भी कोई हिंदू या सिख है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, और उसे रिजेक्ट किया गया। और अल्टीमेटली ये कहा गया कि जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है। हमने जो आसाम में प्रॉब्लम थी और जिस नतीजे में असम एकॉर्ड हुआ, उसमें उसको डाइल्यूट किया
और हमने ये कह दिया कि जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं 1 जुलाई से, वो सब तो भारत के नागरिक सिर्फ पैदा होने से हो जाएंगे। लेकिन जो 1987 के बाद और 2003 से पहले पैदा हो रहे हैं, उनमें न सिर्फ वो पैदा हुए हों बल्कि उनके माँ बाप में से भी एक चाहिए, और 4 वाले में तो पेचीदगी है कि दोनों चाहिए। अब आप कह रहे हैं लोग अपने माँ बाप की नागरिकता साबित करें, और वो भी इतने कम टाइम में। तो भारत में वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर है। बिल्कुल है। तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स की भी बहुत बुरी हालत है। ऐसे में आम लोग, जहां बाढ़ आ रही है, जैसे आसाम में भी बार बार बाढ़ आती है, बिहार में भी आती रही है, गरीब लोग हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, साक्षरता दर बहुत कम है, नौकरी पेशा वाले लोग नहीं हैं, मैट्रिकुलेशन वाले लोग नहीं हैं। आपके और मेरे पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, हम लोगों ने 10th किया और नौकरी में लग गए, तो इसलिए पैन है और फला है ढिमा है। और उसके बाद देखिए ये सवाल बार बार उठ रहा है, ये इसका जवाब क्या हो सकता है कि भाई आपने 2003 में ये किया रिवीजन और 4 में वोट दिया, 5 में वोट दिया, 10 बार हो चुका है, 10 बार, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा, और अभी लोकसभा 1 साल पहले 10 बार जिन लोगों ने वोट दिया, ये लोग अब पूछ रहे हैं कि इसका मतलब आप फर्जी चुने गए 24 में। 10 बार वोट देने के बाद अचानक आप इतने डॉक्यूमेंट को लेकर आ रहे हैं और उस वोटर कार्ड को रिजेक्ट कर रहे हैं जिसके आधार पर वोट दिया। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल, क्या इंटेंशन है? नहीं इंटेंशन तो मैं नहीं कह सकता, और लॉ में ये है कि प्रिजम्पशन पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं यही समझूंगा कि चुनाव आयोग ये चाहता है कि हमारी जो इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है वो और इम्प्रूव करे। मैं चुनाव आयोग को कोई गलत मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट को ये बताना कि ये जो उनका फैसला है ये रैशनल बेसिस है इसका, ये मनमाना फैसला नहीं है। और इसको जब वो डॉक्यूमेंट्स की बात हमने की कि आधार के बिना पे वो डॉक्यूमेंट मिलेगा पर आधार एक्सेप्टेबल नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल दिन होगा कल का। लेकिन जैसे हमारी प्रोसेस है कि अदालत कभी भी कोई फैसला ऐसा नहीं करती कि आपको मौका ना दे, तो कल जरूर नोटिस इशू होगा। कम से कम इलेक्शन कमीशन को मेरे हिसाब से शायद 1 आध हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर प्रोसेस खत्म हो रही है। और ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट या तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कल ही बढ़ा दे या इस पे कोई किसी तरीके का अंकुश लगा दे, लेकिन और या नोटिस देकर 1 हफ्ता का, और वो 1 हफ्ता तो देंगे ही। या मैं ये समझता हूं जो देश के लिए बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार खुद आगे आकर कोई एक बीच का रास्ता ऐसे निकालें कि चुनाव हो, उन चुनावों पे सारे दलों को और सारे कैंडिडेट्स को विश्वास हो, किसी को ये ना लगे कि ये पूरी एक्सरसाइज किसी इविल मोटिव के साथ और कुछ किसी खास तबके के या किसी खास इलाके के लोगों को निकालने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए। इसमें अल्टीमेटली एक परसेप्शन चाहिए। देखिए जो कहते हैं कि हुकूमत भी जो है वो इकबाल से चलती है, मोटिव तो में प्योरिटी चाहिए, कन्विंसिंग मोटिव चाहिए। अभी सवाल सारे मोटिव पे हो रहा है। जिस दिन हो जाए कि हाँ मोटिव है कि आप साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल चाहते हो, जो फर्जी हैं, फेक है, मर गए या घुसपैठिया हैं या गलत हैं, वो निकल जाए। लेकिन यहाँ सवाल मोटिव है। एक बात सिर्फ बीच में, जो कि हर वीडियो में मैं ऐड करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने बीते 72 घंटों के भीतर कई बार फ्लिप फ्लॉप किए। ये 19 पन्ने का इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन है जो 24 तारीख का नोटिफिकेशन है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि हर वोटर को, हर मतदाता को जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है 11 डॉक्यूमेंट की, उनमें से कोई एक वैध डॉक्यूमेंट, जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं उनके पैरामीटर के हिसाब से, चूंकि 3 खांचे इलेक्शन कमीशन ने बना दिए जिसका जिक्र किया फैजान साहब ने, वो आपको देना ही होगा BLO को। लेकिन उसके बाद जब बहुत बवाल हुआ तो 3 दिन पहले अखबार में विज्ञापन दे दिया कि आप बिना दस्तावेज के भी फिलहाल फॉर्म दीजिए, और तब फॉर्म भरे जाने लगे। कल 86 लाख फॉर्म जमा हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कल दावा किया कि उनके पास 46-47% फॉर्म जमा हो गए, क्योंकि बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा हो रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, बिना दस्तावेज के जमा हुए हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब क्या, दस्तावेज उसके बाद तब मांगे जाएंगे जब ऑब्जेक्शन और क्लेम का पीरियड होगा, मतलब 1 अगस्त से लेकर 1 महीना। तो फिर ERO की भूमिका क्या बहुत मायने रखेगी? कैसे ERO इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे डिसाइड करेगा किन से दस्तावेज मांगेगा? और वो वॉलंटियर्स
जो पॉलिटिकल पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, क्या वो कहीं ईआरओ और उनके साथ कोई ऐसी साठ-गांठ से बहुत नाम छटेंगे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब उस पर मैं, चूंकि कानूनी पहलू है, ये इसलिए बता दिया कि बहुत सारे लोगों को बीच में जी। जो नहीं देखते समझ में, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा, जैसे ये जो इलेक्शन कमीशन का, इसमें उन्होंने जैसे पहले पैराग्राफ में अपने अधिकार को किस अधिकार के तहत एक्सरसाइज कर रहे हैं एसआईआर, तो उन्होंने आर्टिकल 324 सेक्शन 21 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उन्होंने जिक्र करते हुए, 21 ही कह रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी का करें। हाँ, मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों कल का दिन मुश्किल है कि जिस लॉ पे रिलाई कर रहे हैं वो लॉ पूरी स्टेट का रिवीजन करने का अधिकार नहीं देता। सेक्शन 21 कॉन्स्टिट्यूंसी का देता है। और हमारी कोर्ट्स बार बार कह चुकी हैं, ये बात नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। दिखना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ऑनेस्ट मोटिव है, लेकिन लोगों के दिल में एक शक और शंका बैठ गई है। इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को उस शंका को निकालना चाहिए, वरना चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार की लिजिटिमेसी के बारे में और परसेप्शन में, वो सरकार, अगर लोगों को लगता है कि नहीं ये सरकार सही नहीं चुनी गई, वो देश के जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अब एक सवाल और, लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, जैसे जिस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 के तहत, या 320, ये जो चुनाव आयोग कहता है कि वो ये एसआईआर कर रहा है, जो पिटीशन दायर की गई उसमें भी वही जिक्र किया गया 325, 326 का वायलेशन है। इसको जरा समझाइए। ये हमारे उसी आर्टिकल को एक पक्ष कह रहा है इसका वायलेट चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग उसी को ट्विटर पर आज ये चुनाव आयोग ने की तरफ से ट्वीट किया गया है आर्टिकल 326 और बताया कि ये इसमें मुझे अधिकार है। ये दरअसल हम लोगों की जो प्रोफेशन है, जैसे आपने किसी ने मर्डर किया तो एक ही दफ़ा के तहत, अब नाम उसका बदल गया है, पहले अब बीएनएस कहते हैं उसे, पहले इंडियन पीनल कोड था भारतीय ने, तो उसके सेक्शन 300 में मर्डर की डेफिनेशन थी। तो मैं कहूँगा मर्डर हुआ है, उसी सेक्शन के बेसिस पे दूसरा वकील जो अपोजिट पार्टी होगी वो कहेगा मर्डर नहीं हुआ और जज तय करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है। पेटिशनर्स कह रहे हैं आपको पावर है, लेकिन आप पावर आर्बिट्ररली नहीं यूज कर सकते। पावर का डिनायल नहीं हो रहा है। जैसे सेक्शन 21 में कहा जा रहा है आपको पूरे स्टेट का कराने की पावर नहीं है। तो संविधान में डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र है कि वो इलेक्टोरल रोल्स में इंश्योर करें कि ना कोई गैर ज़रूरी आदमी अंदर आए, ना कोई बाहर रह जाए। तो इंटीग्रिटी ऑफ रोल्स को देखना उनका काम है, संविधान ने उन्हें वो पावर दी है। लेकिन अगर उस पावर की एक्सरसाइज आर्बिट्ररी तरीके से होगी तो वो वायलेशन हो जाएगा। मतलब ये जो बिहार की 243 सीटों के लिए जो एसआईआर आपने एक सीमित वक्त में कर दिया, 1 महीने के भीतर, तो ये एक तरह से चुनाव आयोग के अधिकार से बाहर है। जो पेटिशनर्स आर्गू कर रहे हैं, हाँ, मैं वो पेटिशनर्स ये आर्गू कर रहे हैं कि सेक्शन 21 के तहत आपको अधिकार कॉन्स्टिट्यूंसी का करना था, आपने पूरी स्टेट का कैसे कर दिया। तो जो इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन कोट किया कि हम इस सेक्शन के तहत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस सेक्शन में आपको ये अधिकार नहीं। ये समझाइए ना, पेटिशनर भी कहेंगे तो रूल बुक से ही चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम सेक्शन 21 के तहत ये कर रहे हैं, ठीक है। पेटिशनर कह रहे हैं 21 के तहत आपको अधिकार है करने का पर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ना कि पूरे राज्य। हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि सेक्शन 21 का स्कोप क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या वो चुनाव आयोग को सिर्फ एक या चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज में रोल करने का अधिकार देता है या ऑल में देता है। और ऑल में देता है, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि एनी कॉन्स्टिट्यूंसी मींस ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज, क्योंकि सबकी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो ये फिर एक संवैधानिक विवेचना का और व्याख्या का प्रश्न होगा, जिसके लिए जाहिर है कि सब लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम अब जैसे सेक्शन 21 है ये,
अब इसी सेक्शन 21 को मैं यही समझना चाह रहा हूँ, मैं लेमैन हूँ, मैं आपके जरिए दर्शक को भी, कि जो सेक्शन 21 है इसको एक पक्ष कह रहा है कि आपको लिमिटेड कंस्टिट्यूएंसी में करा सकते हैं, आप पूरे स्टेट में एक साथ नहीं करा सकते। सही है, यही है ना? नहीं, ये आप दूसरा सेक्शन 21 पढ़ रहे हैं। आप संविधान के सेक्शन 21 को पढ़ रहे हैं। अच्छा, आरपी एक्ट का ये जो है ये मौलिक अधिकार है। नहीं, आरपी एक्ट का। और मौलिक अधिकार में ये कहता है कि किसी की भी लाइफ और लिबर्टी आप ले सकते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। 1950 के दशक में पहले ही साल में A.K. गोपालन कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ मामला। सुप्रीम कोर्ट ने, मेजॉरिटी ने ये कहा कि भैया अगर कोई कानून बना है और किसी कानून के तहत आपको अरेस्ट किया गया, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसीजर बाय एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। मेनका गांधी के केस में 18 साल बाद उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया था। वो मैगजीन निकालती थी सूर्य, आपको मालूम होगा। जब उन्होंने चैलेंज किया इसको, इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1950 के फैसले को बदल दिया। उन्होंने कहा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट की वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, नॉन आर्बिट्रेरी है। यानी जो चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अडॉप्ट की इस स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव की, क्या वो जस्टनेस के स्केल पर, फेयरनेस के स्केल पर, रीजनेबलनेस के स्केल पर और नॉन आर्बिट्रेरीनेस के पैमाने पर पूरी उतरती है? और जो इसमें टाइम लिमिट है और जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और छोड़े गए हैं, और जिस तरीके से कभी कहा गया कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कभी कहा गया सब चाहिए, उनके बिना पर पेटिशनर ये आर्गू करेंगे कोर्ट में कि इसमें प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टनेस, फेयरनेस, रीजनेबलनेस और नॉन आर्बिट्रेरीनेस फुलफिल नहीं हुआ। और अदालत फिर तय करेगी कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। और इस आधार पर पिटिशनर कहेंगे कि उनके जो वोट देने का अधिकार है उससे लाखों लोग इसकी वजह से वंचित रह सकते हैं, जो गलत होगा। एक बड़ा तर्क ये होगा। ये है। हाँ। वो ये ना कि एक आर्बिट्रेरीनेस के अचानक आप मुझसे कह रहे हैं मैं माइग्रेंट लेबरर हूँ कहीं पे गुड़गांव में, कि मैं आऊं और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट भी बनवाऊं और उसे जमा करूं, तो जो टाइम फ्रेम है वो अनरीजनेबल है। उसमें ये भी हुआ कि अपोजिशन लीडर्स की तरफ से बयान आया कि जब इलेक्शन कमीशन से मिलने गए तो वहाँ मीटिंग के दौरान कहा गया कि हाँ 20% ऐसे वोट कर सकते हैं जो बाहर हैं, उनके वोट बाहर बनने चाहिए। तो भाई ये बात अचानक किसी मीटिंग में नहीं कर सकते ना, ये तो फिर इसका ये तय करना चाहिए ना, इसकी गाइडलाइन, कि अगर कोई 3 साल से रह रहा है बाहर है तो बाहर बनेगा, तो अवेयर हो और वो बनवाएं, और वो उनका बना कि नहीं। नहीं, चुनाव में जाहिर है कि 6 महीने कोई कहीं पर रह लिया तो वहाँ का वो रिहायशी माना जाता है, लेकिन इसमें भी जो हमारा कानून है वो ये कहता है किसी का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ रहता है, और कोई वहाँ नहीं रहता इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ नहीं रहता अगर वो आता जाता रहता है। आपको मालूम है भारत में चुनाव भी एक त्योहार है, ये होली और दिवाली और छठ की तरह है। ट्रेनों में लद के लोग आते हैं, लोग आते हैं अपने घर, इस बहाने लोगों से मिल लेते हैं। अपने गांव, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार होते हैं उनको वो जानते हैं। जो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रहे हैं किसी बिल्डिंग में, वहाँ के किसी कैंडिडेट को नहीं जानते। तो वो एक अपॉर्चुनिटी घर आने की, अपने गांव, अपनी धरती से जुड़ने की जो है, वो उनका राइट है कि वो चाहें तो अपना उसे रिटेन करें। अगर चुनाव आयोग अब ये चाहता है कि कोई भी अपने घर आकर वोट ना दे बल्कि जहां वो रह रहा है वहीं पर वोट दे, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी होगी और अवेयरनेस, और आपका फैसला सबको पता हो। हाँ। फिर वो आदमी तय कर ले कि ठीक है अब ये प्रावधान है तो मैं यहाँ बनवा लूँ। अब पता नहीं है और बीच में तो ऐसा नहीं कर सकते कि लाखों लोग उधर भी नहीं इधर भी नहीं। जी बिल्कुल। तो चलिए बहरहाल समझने की कोशिश, और कल सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है पिटिशनर की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट क्या नोटिस देता है 1 हफ्ते का चुनाव आयोग को, सभी पार्टियों को, या सुप्रीम कोर्ट क्या इसको स्टे करता है? क्या स्टे की भी गुंजाइश हो सकती है? पहली ही मुश्किल है। आमतौर से सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में स्टे नहीं करता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है, इसमें सबसे बेहतर चीज़ ये होगी कि जैसे आपने देखा वक्फ के लॉ में
कि सॉलिसिटर जनरल ने ही उठ के कहा कि हम इन प्रावधानों को इन्फोर्स नहीं करेंगे, कि चुनाव आयोग कल अदालत में आगे आए और वो एक ऐसा रास्ता निकाले जिसकी वजह से ये स्टे भी ना हो और लोगों के नाम भी आ जाएं और प्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो कायम हो, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और सुप्रीम कोर्ट उस तरह के सॉल्यूशन चाहेगा कि इलेक्शन कमीशन दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान मुस्तफ़ा साहब। देखिए, इसके कई पहलू हैं और कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कहते हैं, जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है, नोटिस देते हैं, स्टे करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बाद अगली तारीख पर क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कल के रुख से एक दिशा का अंदाज़ा लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। फिलहाल इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार मिल रहे हैं वैसे फैज़ान साहब से। मैंने वीडियो में बहुत बार इनको देखा है, बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं, इनके यूट्यूब वीडियो देखे हैं, इनके अपने प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद 50 लेख पढ़े हैं। देश में जो चुनिंदा लीगल माइंड हैं, जो बहुत, देखिए, प्रैक्टिशनर वकील बहुत हैं जो जजेज की अदालत में जाते हैं, बड़े बड़े फैसलों में वहाँ सुनवाई का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो लेखक या यूट्यूब पर अपनी ओपिनियन नहीं देते हैं। ये वो उस तरह के लीगल माइंड हैं वाइस चांसलर होते हुए, जो मुखरता से जो कानूनी पक्ष है, संवैधानिक पक्ष है, अलग अलग मसलों पर रखते हैं। इसलिए आपसे हम लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मुझे लगा कि आपसे आकर जरा समझें वो पहलू भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को भी। और मैं अभी 1 हफ्ते बिहार में रहूँगा, अलग अलग इलाके में जाऊँगा। अभी BLO, जनता, वोटर, उनकी मुश्किलें परेशानियों को समझने के लिए कल से मैं अलग अलग इलाकों में आपको दिखूंगा। नमस्कार, थैंक यू सर।